हेलो एवरीवन। आज के अपने इस लेक्चर में हम एंथैल्पी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, कि एंथैल्पी क्या होती है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले एंथैल्पी क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी सिंपल, बट व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही मैं आपको बता देती हूँ, बाद में उसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करती रहूँगी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन to the system at constant pressure। मतलब अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, ये कोई प्रोसेस है, इसमें अगर हमने सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा, अब इसमें कोई या तो हीट दी जाए या इसमें से जो हीट निकल जाए, वही हीट जिसको अब तक हम हीट समझते आ रहे थे, क्या होती है? एंथैल्पी होती है। ठीक है, H से इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, H से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब वेरी लाइक इंटरनल एनर्जी, हमने क्या बोला था? जो इंटरनल एनर्जी होती है इसका हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मेजर कर सकते। नहीं पॉसिबल है मेजर करना। ठीक है, ये सेम चीज एंथैल्पी पे भी है। हम एंथैल्पी का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मेजर कर सकते। उसी तरीके से जैसे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी डील कर रहे थे, विच वॉज डेल्टा यू, उसी तरीके से हमें चेंज इन एंथैल्पी डील करना है। सिंपल, डेल्टा एच। ठीक है, क्या है एंथैल्पी हमारी? एंथैल्पी हमारी हीट ही है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और सिंपली क्या है? हीट ही है। लेकिन कौन सी हीट है? वो हीट है जब सिस्टम हमारा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है। और एक पॉइंट ये भी है ध्यान देने का, जो हमारे मैक्सिमम फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे ही होते हैं। कोई रिएक्शन हम अगर बात करें, सपोज कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर इसका प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स होता है कि इतने केल्विन पे या इतने प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे बात की जाती है। तो इसमें जो इस रिएक्शन में जो एनर्जी दी गई या इस रिएक्शन में जो एनर्जी छोड़ दी, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी के केस में फिक्स्ड प्रेशर चाहिए, उसके बाद कुछ और भी कांस्टेंट है, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं इसके बाकी पैरामीटर्स, पर फिलहाल हमें इसमें डील करना है कि प्रेशर कांस्टेंट रहना है। ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो जो भी हीट सिस्टम ने दी या ली, क्या है? वही एंथैल्पी है। उसी तरीके से अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इंटरनल एनर्जी भी कुछ ऐसी होती है कि द हीट गिवन और टेकन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या थी? प्रेशर पे। ये क्या थी? है वॉल्यूम पे। ठीक है, इसको हम U से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हीट ही है, हीट को Q से प्रेजेंट किया था, एट कांस्टेंट प्रेशर है तो इसको QP भी बोल देते हैं। और क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी है, ये भी तो एक हीट ही है, और किस पे है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसको QV भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक आइडिया हुआ एंथैल्पी का, इंटरनल एनर्जी का, कि दोनों की दोनों फॉर्म ऑफ हीट ही है, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी होगी, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमारी एंथैल्पी होगी। इतना हमारा बेसिक था। अब और कौन कौन सी चीज़ें हैं एंथैल्पी के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले
हम कोई भी पैरामीटर थर्मोडायनेमिक्स में उठाते हैं तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि वो पैरामीटर या वो फंक्शन, एंथैल्पी इज अनदर फंक्शन ना जो आप पढ़ रहे हो, कि वो स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। और जब भी मैंने आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन कराए थे तब मैंने आपको बताया था हीट एंड वर्क को छोड़ के कोई भी फंक्शन पाथ फंक्शन नहीं है, बी दैट एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एनीथिंग, ठीक है। हीट और वर्क को छोड़ के कोई भी फंक्शन पाथ फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, ठीक। तो दूसरी चीज ये, अगर एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है तो हमें क्या पता चलता है कि कोई भी स्टेट फंक्शन है वो इसके इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है। और अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक हो जाए, ठीक है, एंथैल्पी चेंज इन ए साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, जीरो। क्यों हुआ, देखो यही कोई फंक्शन कोई प्रोसेस था, ए से स्टार्ट हुआ, ए पे ही आके ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, ए ही है, ठीक। अब इस पॉइंट पे सिस्टम की एंथैल्पी फिक्स है, ना वो कम हो सकती है ना वो ज़्यादा हो सकती है। अब सिस्टम चाहे किसी भी पाथ पे घूम के आए, ओके। तो अगर सिस्टम की एंथैल्पी सेम रहेगी तभी तो वो एक स्टेट फंक्शन हुआ, एक स्पेसिफिक स्टेट पे इस सिस्टम की एंथैल्पी सेम रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस होता है और उसमें इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आता है तो वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस था तो इस प्रोसेस के बाद इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हुआ, ज़ीरो, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, सेम। वो उसकी स्टेट पे डिपेंड कर रही है। अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही है, अगर ये यहीं पे ही आके ख़त्म हो रहा है प्रोसेस, तो इसकी इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन अगर वो प्रोसेस यहाँ की बजाय ऐसे आके यहाँ पे ख़त्म हो गया होता भी, तब उसकी एंथैल्पी बदल जाती। सेम फॉर इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन। क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस में इसका एंथैल्पी चेंज क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। उसके बाद थर्ड थिंग, एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो हमारी एंथैल्पी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंथैल्पी है हमारी, ये किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, ठीक। सिस्टम का मास कम होगा या ज़्यादा होगा, एंथैल्पी की वैल्यू चेंज होने वाली है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए मोलर एंथैल्पी, फिर तो ये सिर्फ एक मोल की हो गई ना, फिर क्या हो जाती है, ये इंटेंसिव, ठीक है। एंथैल्पी हमारी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, सिस्टम के मास पे डिपेंड करेगी कि कितनी हीट दी या नहीं दी एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन अगर हम मोलर एंथैल्पी की बात करते हैं तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये थी हमारी एंथैल्पी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। इसको भी हम आगे समझेंगे कि ये कैसे आया, ठीक। जो हमारी एंथैल्पी होती है सिस्टम की, वो इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ये है हमारी एंथैल्पी की इक्वेशन। अब हम चलते हैं कि ये इक्वेशन हमें मिली कहाँ से, इससे हमें और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो भी कुछ गलत नहीं है। इसी इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि चेंज इन इंटरनल एंथैल्पी इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इनटू चेंज इन पीवी प्रोडक्ट। अब हमें जस्ट ओनली फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, ओनली फॉर आइडियल गैसेस हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT। और अगर हम डेल्टा PV की बात करें, डेल्टा nRT, अगर हम बोले कि सिस्टम का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है
एज आई सेड मेजरली केमिकल और फिजिकल चेंजेस एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर होते हैं। तो जो डेल्टा पीवी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन, और क्योंकि हम आइडियल गैसेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ गैसेस की बात कर रहे हैं, उसको एन जी लिख देंगे फॉर गैसेस ओनली इन आर टी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, जो डेल्टा एच है ये वैल्यू हम ऊपर रख देंगे इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये भी एक चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है, बहुत ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है, इस पे हम आगे चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। तो ये होता है हमारी एंथैल्पी का फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी इनटू पीवी प्रोडक्ट, सॉरी प्लस पीवी प्रोडक्ट। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली फॉर आइडियल गैसेस। ठीक, तो इसके बाद हम चलते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला हमको मिला कैसे। ठीक, तो नेक्स्ट अपने हम चलते हैं इस अपने फॉर्मूला के डेरिवेशन पे। एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा आप एंथैल्पी पढ़ोगे, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपके मैक्सिमम प्रोसेसेस हैं वो किस पे हो रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यूटिलिटी तो इसी की ज़्यादा होगी। अब हमको पता करना है कि हमें ये जो इक्वेशन मिली ये हमें मिली कैसे, इसको कैसे बनाया गया। हमने देखा था जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होता है वो या तो वर्क डन की वजह से होता है या हीट की वजह से होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन वर्क, चेंज इन हीट ऑफ द सिस्टम। ठीक, इन दो फैक्टर की वजह से आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही थी। ठीक है, इस डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1। ओके, इस डेल्टा W को ऐसे लिख सकते हैं और जो हमारी हीट है उसको Q2 माइनस Q1 ये लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें पता है कि जो हमारा डेल्टा W है ये क्या है, P डेल्टा V के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, P V2 माइनस V1, यही तो है P डेल्टा P यही तो हमने देखा था, P एक्सटर्नल डॉट dV या P एक्सटर्नल डेल्टा V, यही तो है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो हमें क्या मिला, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू PV2। चलो यहाँ पे P कांस्टेंट हमने लिया है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 भी लिख सकते हैं। सपोज ये P2 और P1 क्या है, सेम है क्यों, क्योंकि P2 इक्वल टू P1, क्योंकि P क्या है सिस्टम के अंदर, कांस्टेंट। ठीक है, PV2 माइनस P1, और ये जो हमारी हीट है इसको क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q2 प्लस Q1, नेगेटिव साइन रहेगा यहाँ पे। अब अगर हम ये देखें, ये हमारी ये हीट ही थी, चेंज इन हीट, क्योंकि सारा प्रोसेस क्या हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको क्या लेके चलेंगे हम, QP, इसको हम यहाँ पे ही QP रख देते हैं, यही तो लिख सकते हैं ना, QP एट कांस्टेंट प्रेशर काम हो रहा है। ठीक, अब इसको U2 माइनस U1 ये अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन, P V2 माइनस V1 इज इक्वल टू यही। अब अगर हम इसको इधर ले आए, माइनस साइन को हम बाहर रख लें, U1 प्लस PV1 डेल्टा QP ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये एक टर्म है माइनस ये एक टर्म है,
चलो यहाँ पे P2 कर लो, यहाँ पे P1 कर लो, है तो सेम ही, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे भी। इसको P2 कर लेते हैं, इसको P1 कर लेते हैं। P2 माइनस P1 V1, ठीक है। हमें एक टर्म ये मिली और एक टर्म ये मिली, ठीक, और वो किसके इक्वल है? चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल है। तो ये जो चेंज इन, ये भी किसी के अंदर चेंज है। सपोज हम इसको H ले लेते हैं, क्योंकि ये स्टेज 2 है, इसको H2 ले लेते हैं, और क्योंकि ये स्टेज 1 है, इसको स्टेज 1 का H1 ले लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आया? डेल्टा QP। तो ये जो हमारे पास एक फंक्शन निकल के आया U2 प्लस PV2 और U1 प्लस P1 V1, ये भी किसी स्टेट की एनर्जी है। ये भी इनिशियल स्टेज की एनर्जी है, ये फाइनल स्टेज की एनर्जी है, और इसी एनर्जी को क्या बोला गया है? H। इसको क्या बोला गया है? इसी हीट में जो चेंज आया है एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को क्या बोला गया है? H। तो अल्टीमेटली ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? इंटरनल एनर्जी से ही, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डेल्टा H आया वो किसके इक्वल आया? डेल्टा QP के, ठीक है। और यहां से हमें क्या पता चला कि जो हमारा H है वो क्या है? U प्लस PV के इक्वल है, ठीक। जो हमारा H है वो क्या है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट, सॉरी प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ठीक। तो यहां से हमें पता चला कि हमारे सिस्टम की एंथैल्पी क्या होती है। यहाँ इसका फॉर्मूला हमें कैसे मिला? तो यहां तक तो था ये सिंपल। जब भी आपको कोई इक्वेशन रिएक्शन दी जाएगी, गैसियस फॉर्म में दी जाएगी, तो आपको ये इक्वेशन अप्लाई करनी है। अभी ये फॉर्मूला हमें मिलने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे एंथैल्पी चेंज के डेल्टा H के और कौन कौन से पॉसिबल फॉर्मूलाज हैं जो हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं अपनी फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक टर्म पढ़ी थी CP। CP इज ये थी। इसमें आप लोगों को याद हो तो मैंने क्या बोला था? जो आपकी CP होती है वो क्या है? हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। CP का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये था आपका CP का फॉर्मूला। और ये चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही क्या है आपका? चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, एक तो हुआ। तो अगर कोई पूछे कि डेल्टा H का फॉर्मूला क्या हुआ, तो NCP dt, ठीक। ये आपका क्या आ गया? एक और फॉर्मूला आ गया एंथैल्पी चेंज का। सिमिलरली अगर आप CV की बात करें, ये था, तो आपसे पूछे ये इंटरनल एनर्जी के तो इक्वल होता है, तो इसको क्या कह सकते हैं? NCV dt या NCV dt, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये दो आपको फॉर्मूला मिले यहां से। हम एंथैल्पी के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉसिबल फॉर्मूला है। तो अभी हमें यहाँ से क्या क्या मिला? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, और तीसरी चीज डेल्टा H इज इक्वल टू NCP dt, ठीक। ये तीन तो हमारे फॉर्मूलाज हो गए। जो हमारी इंथैल्पी है वो क्या है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। उसका जो चेंज होगा, इंथैल्पी चेंज, वो जीरो रहने वाला है, स्टेट पे डिपेंड करता है, वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अब एक चीज देखते हैं, अगर हमसे बोला जाए कि आइडियल गैस पे
कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है, कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है, तो इसके अंदर देखो आइडियल गैस है हमारी और आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज जीरो होगा। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है और वो आइडियल गैस का है, आइडियल गैस के आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, जीरो। अगर हमारी इंटरनल एनर्जी जीरो रही यहाँ पे, जीरो प्लस डेल्टा पीवी, ये हमें क्या मिल गया, एंथैल्पी की वैल्यू। लेकिन ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बॉयल्स लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यही तो है। तो डेल्टा PV की वैल्यू भी क्या होने वाली है, जीरो। तो डेल्टा H हमारा क्या होगा, जीरो। तो किसी आइसोथर्मल आइडियल गैस के आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू दोनों क्या होने वाली है, जीरो। तो ये भी था हमारी एंथैल्पी के बारे में। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी एंथैल्पी है ये क्या है, हीट ही तो है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हीट कंटेंट। ठीक, तो आपके डेल्टा एच को हीट कंटेंट भी बोला जाता है, लेकिन मेजरली हम इसको एंथैल्पी की तरह यूज करते हैं बुक्स में और हर जगह, लेकिन इसको हीट कंटेंट भी बोला जाता है। तो इन केस इफ यू फाइंड समवेयर हीट कंटेंट तो कंफ्यूज मत होना, वो आपका एंथैल्पी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है वो हीट एक्सर्ट कर रही है या हीट ले रही है, हमने पढ़ा होगा ना कुछ ऐसा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, और हमने उसमें सुना भी होगा कि डेल्टा H पॉजिटिव है या डेल्टा H नेगेटिव है। अभी थोड़ा हम उस बारे में बात कर लेते हैं जब एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप की रिएक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी हम रिएक्शन को दो तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। सिर्फ रिएक्शन नहीं, किसी भी प्रोसेस को, एक एक्सो हो गया, एक एंडो हो गया। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक के अंदर हीट इज exerted by the system, और एंडोथर्मिक के अंदर हीट इज टेकन बाय द सिस्टम और द रिएक्शन। ठीक है, और हमने पढ़ा था अगर सिस्टम हीट एक्सर्ट करेगा तो वो नेगेटिव साइन होगा। तो एक्सोथर्मिक के अंदर जिसमें हीट एक्सर्ट हो रही है आपका डेल्टा H क्या होने वाला है, नेगेटिव। और अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है आपका डेल्टा H क्या होने वाला है, पॉजिटिव। कैसे, देखो रिएक्शन की फॉर्म में अगर आप समझें, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रिएक्शन हो रही है। ठीक, रिएक्शन ने हीट अगर रिलीज कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, इसीलिए उसने वो हीट क्या हुआ, रिलीज कर दी। तो अगर हम उसको डायग्रामेटिकली देखें, ये यहाँ पे एनर्जी, तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, और इस टाइप का ग्राफ आप देख रहे हो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, इसीलिए रिएक्टेंट ने अपनी जो एनर्जी थी वो छोड़ दी, इसीलिए रिएक्शन के बाद जो क्या है, हीट रिलीज हुई है। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन टाइप है। अगर आप एंडोथर्मिक की बात करें, जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी,
उसी लिए तो सिस्टम को या रिएक्शन को हीट दी गई है कि हर एनर्जी पे पहुंचने आए। रिएक्टेंट के पास नहीं है इतनी जितनी उसको चाहिए, प्रोडक्ट को चाहिए, तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए इसको हीट देनी पड़ती है। तो इनको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्टेंट की स्टेज है, ये प्रोडक्ट की, ये एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ऐसा मैंने आपको क्यों बताया क्योंकि हमारी जो एक इक्वेशन है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये हमें रिएक्शंस पे ही देखनी है। रिएक्शन में एंथैल्पी का यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी ज़रूरी था आपके लिए, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें हमारी डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, कौन कौन से सिचुएशंस हैं। देखो, डेल्टा एच और डेल्टा यू का अमाउंट इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। आर और टी तो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी और अगर जीरो हो जाए, ये दोनों तो जीरो हो नहीं सकते, ठीक। तो अगर ये या तो जीरो हो जाए या पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो वो डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा यू का कंपैरेटिव एनालिसिस हमें बता सकते हैं। तो अगर हमने डेल्टा एच और डेल्टा यू को कंपेयर करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा ये जो आइडियल गैस या फिर गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो एक रिएक्शन के अंदर किस तरह से चेंज हो रहे हैं। इससे आगे हम देखते हैं डेल्टा एच और डेल्टा यू का चेंज किस तरीके से हमें पता चलता है। देखो, हमारी रिएक्शन थी इक्वेशन थी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर कोई रिएक्शन, जैसे सपोज मैं ले रही हूं, एक कोई गैस थी, ठीक है, वो बी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ठीक। आप वाटर का ही ले लो, वाटर गैस में प्रेजेंट था, वाटर लिक्विड में चला गया, ठीक। गैस से लिक्विड में चला गया, यहाँ पे पानी का 1 मोल था, यहाँ पे पानी का 1 मोल है लेकिन लिक्विड स्टेट में है। तो अगर हम यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर बात करें तो कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। और ये जो चेंज निकालते हैं हम डेल्टा एन जी, वो कैसे निकालेंगे, एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट। मैं अभी आपको बस एक एग्जाम्पल की तरह समझा रही हूँ कैसे कैसे हो सकता है। या फिर आपके साथ क्या हो सकता है, आपने वाटर लिया लिक्विड स्टेट में और ये पानी H2O गैसियस स्टेट में बदल गया, ठीक है। यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, ठीक है। अगर आप डेल्टा एन जी निकालोगे, गैसेस के मोल्स में कितने चेंज आए हैं, तो एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट निकालोगे। एन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 1। एन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, एक भी नहीं, 0। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी आपका क्या आया, 1। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे डेल्टा एन ऑफ प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं, 0, सब लिक्विड प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस के कितने प्रेजेंट है, 1। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई -1 और यहाँ पे आपकी वैल्यू आई +1। तो अगर आप इस इक्वेशन में ये वैल्यू देखोगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, यहाँ पे -RT हो गया, और अगर आप यहां पे देखो तो आपकी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस RT हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, डेल्टा एच हमारा कम हो गया डेल्टा यू से, यहां पे हमारा डेल्टा एच ज्यादा हो गया डेल्टा यू से। ऐसा क्यों हुआ कि अगर हमारे प्रोडक्ट साइड, इफ इन प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर लेसर देन डेल्टा एच कम हो गई डेल्टा यू से, ठीक है। प्रोडक्ट साइड गैसेस कम बन रही है तो हमारी जो डेल्टा एच है वो कम हो गई डेल्टा यू से। पर यहां पे क्या हुआ, प्रोडक्ट साइड
if number of moles of gas are more than delta H is greater than डेल्टा यू। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इतना बताना है डेल्टा एच और डेल्टा यू में से कौन बड़ा है, आप इस तरीके से रिएक्शन देखोगे। जैसे आपको रिएक्शन दे दी, ए कोई गैस थी, बी सॉलिड था, सी प्लस डी प्रोडक्ट बना, ये भी गैस है और ये भी गैस है, यहाँ पे 2 है सॉरी यहाँ पे पहले आपको यही इक्वेशन दे दी। ठीक है, ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं, यहाँ पे ए गैस है, यहाँ पे सी भी गैस है, डी भी गैस है। तो डेल्टा एन जी आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे। प्रोडक्ट साइड कितने गैस के मोल्स हैं, 2 मोल है। रिएक्टेंट साइड ये तो सॉलिड है, ये तो 0 कंट्रीब्यूट करेगा, ये 1, तो 2 - 1 क्या आ गया हमारे पास 1। प्रोडक्ट साइड गैस ज्यादा थी, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। ठीक है, और कितना ज्यादा होगा, डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो अगर आप डेल्टा यू में डेल्टा एन जी को ऐड कर दो तो आपको डेल्टा एच की वैल्यू मिल जाएगी। अगर प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा है तो आपकी डेल्टा एच डेल्टा यू से ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपको यही रिएक्शन कुछ इस तरीके से दे दी जाए, ए प्लस बी, ए गैस है, बी सॉलिड है, सी गैस प्लस डी गैस में दे दी जाए, यहाँ पे इसके 3 मोल्स दे दिए, तो अगर आप इसका डेल्टा एन जी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2, और यहाँ पे गैसेस का कितने मोल्स है 3, ये क्या आ गया -1। इसका मतलब आपकी डेल्टा एच जो है दैट इज लेसर देन डेल्टा यू। ठीक, तो यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। तो कौन से केसेस जिनमें आपके सिस्टम की एंथैल्पी चेंज ज़्यादा होगा आपकी इंटरनल एनर्जी से, उन रिएक्शंस में जिनमें प्रोडक्ट में गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा लिबरेट हो रहे हैं। लेकिन जिन रिएक्शन में गैसेस मिक्स होकर कोई सॉलिड प्रोडक्ट बना दे या लिक्विड प्रोडक्ट बना दे या नंबर ऑफ गैसेस के मोल कम रहे तो आपका डेल्टा एच क्या रहेगा, छोटा। लेकिन जिन रिएक्शन में कुछ ऐसा हो, ए गैस प्लस बी गैस बना दे, यहाँ पे डेल्टा एन क्या होने वाला है 0। ठीक है, तो आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये होने वाला है। इस केस को भी समझते हैं कि कोई अगर रिएक्शन ऐसी है आपके पास जिसमें चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 0 है तो आपका डेल्टा एच क्या होने वाला है 0। ऐसे कोई रिएक्शन है कि एक कोई गैस थी, उसने बी कोई गैस बना दी। ठीक, तो इसमें अगर हम डेल्टा एन जी की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड -1, तो डेल्टा एन जी हमारा क्या हो गया 0। और अगर हम अपनी इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ऐसा ही नहीं, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जहां पे भी ये डेल्टा एन जी की वैल्यू है जहां पे 0 आ जाए, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, कोई भी गैस हो वो रिएक्टेंट में यूज हुए, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट में अगर रिलीज हो गए हैं तो आपका जो रिएक्शन है उसकी एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होने वाला है 0। तो यहाँ तक था हमारा एंथैल्पी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी। और एक चीज़ और, एंथैल्पी की यूनिट वही रहने वाली है जो हमारी एनर्जी की होती है, विच इज़ जूल कैलोरीज। हाँ, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जगहों पे मोलर एंथैल्पी की यूनिट मिलेगी, किलो जूल पर मोल, वो मोलर एंथैल्पी की यूनिट है। तो नो बिग डील, एनर्जी वही, जूल तो वही, सॉरी यूनिट तो वही रहने वाली है, जूल और कैलोरीज में से कुछ भी। ठीक, तो ये यहाँ तक था हमारा एंथैल्पी के बारे में। जितना भी था वो मैंने मैक्सिमम यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद हम अपनी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं एंथैल्पी के बारे में। अब इसके बाद हम अपनी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, सो दैट हमारा जो हमने अपना एंथैल्पी पढ़ा है उसको हम अप्लाई कर सके कि किस किस तरीके की हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक, तो पहला हमारा प्रॉब्लम है 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस was heated या were heated at constant pressure from temperature 25 degree to 75। ठीक है, then find out
डेल्टा एच, आपकी डेल्टा एच कितना होगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ आपको एक टर्म दी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, विच इज 75 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस विच इज 50 डिग्री सेल्सियस, या जो डिफरेंस है आप उसको केल्विन में भी बोल सकते हो, दैट इज सेम 50 केल्विन। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक, आपको एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू सॉरी NCP/dt, लेकिन यहाँ पे आपको Cp की वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन क्या दिया हुआ है, हीलियम गैस है। ये क्या है, एक मोनोएटॉमिक गैस है। तो मोनोएटॉमिक की आप CpCv निकाल सकते हो, क्या होता है Cv इक्वल्स टू F/2R। ठीक, और Cp माइनस Cv क्या होता है R। तो यहां से आपको Cp क्या मिला, F/2 + 1R। अब ये F क्या बताया था मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना हो जाएगा 3, डायाटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा 5, और ट्रायाटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा 6। और हमारी गैस क्या है, मोनोएटॉमिक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी Cp की वैल्यू क्या आई, F की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 3/2 + 1 इंटू R 5/2R। ये क्या आ गया हमारा Cp। किसी भी मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू 5/2R रहेगी। किसी भी अगर आप डाई पे जाओगे तो यहाँ पे आप 5 रख लेना, ट्राई पे जाओगे आप 6 रख लेना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, Cp की वैल्यू। यहाँ पे कोई और गैस भी दे सकता था, आप वो फिर उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते। यहाँ पे आपको Cp की वैल्यू मिल गई, आप रख दोगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, 5/2R, और ये क्या है केल्विन में 50 केल्विन, और इसकी वैल्यू क्या होती है केल्विन में 8.314। 5 इंटू 8.314 इंटू 50, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, एक तो हमारा प्रॉब्लम था ये। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर आपको दिया जाए कि जैसे आपको ये इक्वेशन है आपकी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनल एंथैल्पी का चेंज और इंटरनल एनर्जी का चेंज, इनके अंदर कितना चेंज रहेगा, इनकी वैल्यूज कितनी चेंज हुई है, अगर आपको ये निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा Ng के RT के इक्वल। ठीक है, इसी पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। आपको रिएक्शन दी हुई है, for a reaction बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है। ये एक रिएक्शन दी हुई है और इसके लिए एट 25 डिग्री सेल्सियस आपको निकालना है डेल्टा H माइनस डेल्टा U क्या होगा। ठीक है, सिंपल है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। यहाँ पे जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में डील करना है, और डेल्टा Ng को अगर आपने निकाल लिया तो आपका सब कुछ बहुत आसान है। N ऑफ प्रोडक्ट माइनस N ऑफ रिएक्टेंट, गैशियस प्रोडक्ट एंड गैशियस रिएक्टेंट। यहाँ पे देखो बेंजीन क्या होता है, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है, गैस, 15 मोल इन रिएक्टेंट साइड। यहाँ पे क्या है, CO2 गैस, ये क्या है, पानी, लिक्विड है ये। ठीक है, तो अगर आप डेल्टा Ng निकालोगे यहाँ से तो प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के, सिर्फ CO2 वाले काउंट करेंगे हम 12, और यहाँ पे कितने हैं रिएक्टेंट साइड 15, तो हमें कितना मिला डेल्टा Ng -3। ठीक है, और ये वैल्यू हम जब यहाँ पे रखेंगे तो -3RT, R की वैल्यू 8.314, और अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 +
25 विच इज 298। ठीक, आप यहाँ पे 298 केल्विन और 8.314 लिखोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। फॉर द रिएक्शन डाइवर्सिटी बहुत है आपके क्वेश्चंस में, किसी भी टाइप का आपसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन करने आते हैं तभी पता चलता है कि आपको कंसेप्ट आता है या नहीं आता है। फॉर अ रिएक्शन A to B, डेल्टा H आपका दिया हुआ है -24 किलो जूल पर मोल। ठीक, B to C, डेल्टा H आपका दिया हुआ है -18 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पीज फॉर A, B एंड C। ठीक है, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, मतलब सबसे ज्यादा एंथैल्पी किसकी है A और B में से और A B C में से। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो आपको दिया हुआ है जो डेल्टा H है। ठीक है, सबसे अगर फर्स्ट रिएक्शन का देखें तो वो क्या होगा, B की इंथैल्पी और A की इंथैल्पी से ही तो आया है। देखो मैंने आपको बताया था जब एक्सो और एंडो बताया था, देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या दी हुई है, पॉजिटिव, सॉरी हाँ ये वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है। ठीक, और ये वैल्यू क्या दी हुई है, नेगेटिव। इस वाली रिएक्शन में से इतनी एनर्जी, सॉरी पहली रिएक्शन में इतनी एनर्जी दी गई है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहली वाली रिएक्शन हमें पता चला, फर्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जो हमारी सेकंड रिएक्शन है उसने इतनी एनर्जी रिलीज की है, हमारी रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हमें पता चल गया कि जो हमारी पहली रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, हमारी सेकंड नंबर की रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है। अभी एंडो एक्सो के हमने ग्राफ्स पढ़े थे। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। आपका ए रिएक्टेंट था, बी प्रोडक्ट था। ठीक है, ऐसा ही कुछ बताया था ना मैंने कि ए को कुछ एनर्जी देंगे तभी तो वो बी तक जाएगा। तो इतनी एनर्जी हमने दे दी, कितनी दी, 24 किलो जूल्स। ठीक है, इतनी एनर्जी हमने दी ए को। ए के 1 मोल से बी का 1 मोल तब बनेगा जब 24 किलो जूल दी जाएगी। पर मोल में लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी तब बनेगा जब 24 किलो जूल एनर्जी दी जाए। 1 मोल ऑफ ए से 1 मोल ऑफ बी तभी बनेगा जब 24 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड की जाए। दैट इज चेंज इन एंथैल्पी इज 24 किलो जूल पर मोल। 1 मोल फिक्स हो गया। ठीक है, ये थी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम एक्सो की बात करें, ठीक, एक्सो में क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। रिएक्टेंट अब क्या है, बी। अब आप यहीं पे प्लॉट करो, आपका बी है और आपका बी से सी मिला। बी से सी तभी तो बनेगा जब वो इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। इसके इन दोनों के बीच में जो एनर्जी चेंज था वो कितना था, 24 किलो जूल। और बी और सी के बीच में कितना है एनर्जी का चेंज, दिखा तो है 18 किलो जूल है। -18, ये क्या थी, +24 -18, तो सी की एनर्जी कुछ यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये ए की एंथैल्पी है, ये बी की एंथैल्पी है, ये सी की एंथैल्पी है। ये मैं आपको ग्राफिकली बता रही हूँ, देखो यहाँ पे क्लियरली समझा देती हूँ। सबसे पहले ए टू बी रिएक्शन हुई, ए टू बी रिएक्शन हुई। ए की रिएक्शन ये थी, ए की पोजीशन ये थी, बी की पोजीशन ये थी। इनके बीच एनर्जी का चेंज कितना था, 24 किलो जूल। ठीक है, जब बी से सी रिएक्शन हुई तब सी कहीं यहाँ पे है। क्यों, क्योंकि मैं से बताती हूँ यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 18 किलो जूल। तो ये जो डिफरेंस है ये 18 किलो जूल तभी तो होगा जब ये ए से थोड़ा ऊपर होगा, इससे थोड़ी ज्यादा है। ये ए टू बी की रिएक्शन कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब आप यहां पे देख लो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एंथैल्पी किसकी है, बी की। ठीक है, उसके बाद किसकी है, सी की, उसके बाद किसकी है,
ए की। ठीक है, ये तो था आपका ग्राफिकली कि आप इसको ग्राफिकली कैसे बताओगे। आप इसको बड़े इजीली न्यूमेरिकली भी कर सकते थे वो मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया। देखो आपको दिया हुआ है कि जो डेल्टा एच है दैट इज +24 किलो जूल। ठीक है, डेल्टा एच आपको कैसे मिला, एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ ए से ही तो मिला। ठीक, एच ऑफ बी और एच ऑफ ए सॉरी इनके डिफरेंस से आपको मिला, ये 24 आया। और ये फर्स्ट रिएक्शन का, ये डेल्टा एच टू क्या है, एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ सी से आपको मिला, ये -18 आया। ठीक है, और अगर आपको बोला जाए ए टू सी कोई रिएक्शन हुई, उसमें एंथैल्पी चेंज कितना आएगा, डेल्टा एच। इन दोनों रिएक्शन की एंथैल्पीज को आप जोड़ दो। ए टू सी रिएक्शन तभी तो होगी जब आप रिएक्शन 1 और 2 को जोड़ेंगे। ए टू सी कैसे मिली हमें, रिएक्शन 1 और 2 को जोड़ दो, हमें ए टू सी मिल गई। तो रिएक्शन H1 और H2 का एंथैल्पी चेंज आप जोड़ दोगे, डेल्टा H1 डेल्टा H2, तो आपको ए टू सी कन्वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, वो आपका कितना आया, 6 किलो जूल पर मोल। ठीक है देखो ये रिएक्शन से भी कुछ हीट रिलीज हो रही थी, इस रिएक्शन में हीट दी गई सेकंड वाली रिएक्शन के अंदर। ठीक, लेकिन थर्ड वाली रिएक्शन के ने कुछ हीट रिलीज कर दी। ठीक, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, जो फर्स्ट रिएक्शन थी उसके अंदर बी की एनर्जी ज्यादा थी ए से। ठीक है, बी की एनर्जी ज्यादा थी ए से, तभी तो उसको हीट दी गई थी। ठीक है, सेकेंड वाले रिएक्शन में आपने देखा जो सी की एनर्जी थी, बी की एनर्जी थी वही तो सी से ज्यादा थी, लेकिन थर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्शन को एनर्जी दी गई। ठीक है, सी की एनर्जी ए से ज्यादा है, जो आपकी सी है वो क्या है, ए से ज्यादा है। तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो, क्या ऑर्डर मिलेगा, सबसे बड़ी तो एच बी ही आ रही है, और एच सी और एच ए को कंपेयर करें तो एच सी एच सी एच ए से बड़ा है। ठीक है, आप न्यूमेरिकली भी कंपेयर कर सकते हो और आप ग्राफिकली भी, लेकिन हाँ आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एंडो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉब्लम्स, और इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी the value of enthalpy change, डेल्टा एच लिख देती हूं मैं, for the reaction, ये टोटली न्यूमेरिकल है, C2H5OH plus 3O2 is equals to 3CO2 plus 3H2O। ठीक है, आपको डेल्टा एच यहाँ पे दिया हुआ है -1366.5 किलो जूल पर मोल। ठीक, आपका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, और आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। अगर आपको डेल्टा एन जी निकालना आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान है। ये आपका लिक्विड स्टेट है, ये आपका गैशियस स्टेट है, ये आपका गैशियस स्टेट है, ये आपका लिक्विड स्टेट है। ठीक है, आपका डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक, डेल्टा एच या डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, डेल्टा एच आपको दिया हुआ है क्या है 1366.5 माइनस डेल्टा एन जी आर टी। देखो सबसे पहले टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस दिया, आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद आर की वैल्यू आपको पता है
8.314 डेल्टा एन जी अगर आपको निकालना है, एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट, गैस गैस, ठीक है। प्रोडक्ट साइड कितनी गैसेस के मोल्स प्रेजेंट है, 3 माइनस रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 3, सेम ही है ना, 3 तो यहाँ से आपका डेल्टा एन जी क्या हो गया, 0, ठीक। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे 0 आप पुट कर दोगे तो आपकी डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा यू के डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। सॉरी यहाँ पे ये 2 है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई मेरे से, ठीक। तो ये अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -1 और अगर आपको -1 मिलेगा तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, -13665 माइनस 1 8.314 इंटू 300, ठीक है। ये आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा किलो जूल पर मोल में, ये आपकी किलो जूल पर मोल में थी, ठीक है। तो ये था आज के अपने लेक्चर के बारे में, एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना, तभी हम अपना आगे अच्छे से कर पाएंगे। टिल देन स्टडी वेल एंड थैंक यू वेरी मच।